तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया था इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज, और चार ऑप्शन दिए हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि किस प्रकार से ये प्रोपोर्शनल है, आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है। सो ऑप्शन ए कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ऑप्शन बी इट इज नॉट inversely proportional or directly proportional. Option C, directly proportional to the rate of change of flux, and the inversely proportional to the rate of change of flux. So इसका ऑप्शन कौन सा सही बेटा? इंड्यूस ईएमएफ जो होता है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ जिसे हम ई कहते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। ये फैराडे सेकंड लॉ भी है। फैराडे का सेकंड लॉ भी यही है। फैराडे सेकंड लॉ हमें कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो फ्लक्स में जितने फास्ट तरीके से अगर चेंज हो रहा है उतना ज्यादा होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। So, a body at 15,000 Kelvin emits the maximum energy at the wavelength of 20,000 angstrom. If the sun emits the maximum energy at the wavelength of 55 angstrom, what would be the temperature of the sun? So यहाँ पर वंस हम जानते हैं कि वेवलेंथ एंड टेम्परेचर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होता है। ये किसने कहा था? ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा, है ना। वेन डिस्प्लेसमेंट ने ये लॉ दिया था जो ये कहता था कि वेवलेंथ जो भी वहां पर इमिट हो रही है उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके साथ जो प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसे यूज करना है कि पहले उन्होंने अगर कांस्टेंट है तो मैं लिखूंगा लेमडा वन एंड टी वन इज इक्वल टू लेमडा टू टी टू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है किसी के लिए भी। तो लेमडा वन यानी कि फर्स्ट वेवलेंथ कितनी दी है उसने बेटा? टू इंटू कितने जीरो, 40, 2 into 40 एंगस्ट्रॉम, इनटू टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर है यहाँ पर बेटा 15,000 केल्विन। सो लेमडा टू की वैल्यू है 5500 एंगस्ट्रॉम, और हमसे पूछा है कि टेम्परेचर क्या होगा। तो सन का टेम्परेचर हम ले लेते हैं टी एस, जो भी होगा। चार में से एक ऑप्शन मैच होगा। यहाँ से 10 से 10 यानी कि ये 20, उधर से दो इधर से दो, 9 5 से 5 11 टाइम, और इससे 5 से ये 5 त्रिजा, और ये आ गया 30। 9 अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर देखो 30 into 2, ये आ जाएगा मेरे पास 60, और कितने जीरो है बेटा? 40 यहाँ पर है, तो 1 2 3 एंड 40 लगा दीजिए, और ये टोटल हो गए 50 डिवाइडेड बाय, उधर से मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ पर मेरे पास T2 आ जाएगा। ऐसे कैंसिल करते हैं, 11 वन जा सीधे कैंसिल करिए, 11 5 जा 55, 5 बचा, 11 4 जा 44, 6 बचा 60 हो जाएगा, फिर 11 5 जा 55, फिर यहाँ पर हमारे पास 5 बचा तो 11 4 जा, यानी कि 54.50 के आसपास, यानी कि फर्स्ट डिजिट को देखिए 545, यहाँ पर देखिए 545, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 545 केल्विन उसका टेम्परेचर रहा होगा। अप्रोक्स आपको आंसर लेना है तो 545 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ अ पॉइंट चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। सो सबसे पहले हमारे पास एक क्यूब दिया है बेटा, और उस क्यूब में उन्होंने कहा है कि उसके सेंटर पर कहीं बीचों बीच एक उसने इस तरीके से क्यूब है, यहाँ पर उसने सेंटर पर बीचों बीच एक चार्ज रखा है बेटा क्यू। वहां पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? क्यू चार्ज उसने बीच में कहीं रखा है। तो उससे पूछा है कि एक फेस से कितना जाएगा। तो सिमेट्री का यूज करिए बेटा। अगर ये पूरी तरीके से क्लोज हो तो हमें कॉस ये कहते हैं, वो किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो होगा चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस इनटू 1/एप्सिलॉन। यहाँ पर टोटल फ्लक्स इतना निकल रहा होगा, लेकिन टोटल फेसेस अगर मैं काउंट करूँ तो इसके पास कितने फेस है बेटा? 1 2 3 4 5, एक फ्रंट वाली और बैक वाली 6, टोटल 6 है। तो अगर सभी से मिलकर इतना निकल रहा है तो एक से कितना निकल रहा होगा? एक से निकल रहा होगा Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट।
तो इसका सही आंसर क्या है, सिमेट्री यूज करना है, Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये कहाँ से आपको पता चला बेटा, गॉस लॉ पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई इफ, है ना, ये पीवाई क्विज 2019 का क्वेश्चन है। ऑल इनपुट्स आर लो, एनी इनपुट इज लो, एनी इनपुट इज हाई और ऑल इनपुट्स आर हाई। तो हमारे पास पहले नॉर गेट देखिए बेटा, नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट का आउटपुट कैसा लिखा जाएगा, नॉर गेट का आउटपुट होता है ए प्लस बी जो कि और गेट का है। ए प्लस बी किसका है बेटा, और गेट का है। इसे जस्ट रिवर्स यानी कि इसके ऊपर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो किसका आउटपुट हो जाएगा, और गेट का। नॉर गेट का है ना, नॉर क्या है, और का उल्टा, और का अपोजिट हमारे पास कौन है बच्चे, नॉर। तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, हमें इसका आउटपुट हाई कब मिलेगा, एक ही बार मिलेगा हाई, एक ही बार हाई मिलेगा। और हमेशा हाई देता है, एक ही बार लो देता है जब दोनों क्या होते हैं बेटा, जीरो जीरो। जब दोनों जीरो जीरो है तो ये हमें जीरो देता है, ठीक। लेकिन नॉर्म उल्टा है, जब दोनों इनपुट इसके जीरो जीरो होंगे तो ये वन देगा। यानी कि दोनों इनपुट जब जीरो होंगे किसके, नॉर गेट के, तो ये हमें क्या देगा बच्चा, वन देगा। इसकी ट्रुथ टेबल से भी यहां से पता कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट लिखूं जीरो प्लस सेकेंड लिखूं जीरो, दोनों को लो रखा, लो मतलब जीरो, जीरो और जीरो दोनों का जीरो ऐड किया, उसका कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे पास वन आया। तो नॉर गेट का एक ही केस में वन आता है जब दोनों इनपुट जीरो है, बाकी किसी भी केस में जो टू इनपुट नॉर गेट है उसका जीरो आएगा। तो यहाँ पे ऑल इनपुट्स आर लो, सब सारे इनपुट लो होंगे तो और गेट हमें क्या देगा बेटा, वन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, इन दिस क्वेश्चन इफ द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कोई आपके पास, सपोज कुछ इस तरीके की मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया है। मैग्नेटिक नीडल यानी कि जिसके पास एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, है ना, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। तो हमसे कहा गया है कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, वो क्या एक्सपीरियंस करेगी। यहाँ पर पहली चीज पूछी है फोर्स बट नॉट टॉर्क, दूसरा दिया है नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क, थर्ड दिया है अ फोर्स एंड अ टॉर्क, एंड अ टॉर्क बट नॉट फोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो बेटा उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता परंतु टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं होता परंतु टॉर्क होता है। परंतु यदि मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूं तो उसके ऊपर बच्चे फोर्स भी लगेगा जिससे वो आगे की तरफ मूव करेगी, और उसके ऊपर बच्चे टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। तो ना तो उसके ऊपर फोर्स जीरो होगा ना उसके ऊपर टॉर्क जीरो होगा, फोर्स और टॉर्क दोनों उसके ऊपर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, अ फोर्स एंड अ टॉर्क। अगर यूनिफॉर्म होती तो फोर्स जीरो होता, टॉर्क होता तब भी, पर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि इन अ डाइलेक्ट्रिक द पोलराइजेशन इज, डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन क्या होगा ये पूछा गया है। तो पहली चीज पूछी गई है इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन लीनियर, नॉट अ लीनियर or square of the exponential function of the applied electric field, the square function of applied electric field और linear function of the applied electric field। ऐसा पूछा गया है कि भाई डायलेक्ट्रिक जो होते हैं उसमें जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो पोलराइज हो जाता है बेटा, है ना। तो पोलराइज हो जाते हैं तो उनका जो पोलराइजेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा फंक्शन है। तो पोलराइजेशन वेक्टर को देखिए बेटे, यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर जो मेरे पास होता है साइन इनटू ई होता है ना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिबिलिटी। सो यहीं से मुझे दिखाई दे रहा है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, जो कि कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है बेटा। कैसा फंक्शन है ये, इसे मैं यहाँ पे ई मेंशन कर दूं, ये मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, अ लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन डी को देखें, अ लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर फंक्शन है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके,
तो एक इजी तरीके का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, द प्रीफिक्स पीको, पीको इज द इक्विवेलेंट टू, पीको किसके इक्विवेलेंट है, चार ऑप्शन दिए हैं। तो हम जानते हैं कि पीको किसे कहते हैं बेटा, 10⁻⁻12 को हम पीको से डिनोट करते हैं, और 10⁻⁻9 को हम नैनो, और 10⁻⁻6 को माइक्रो, और 10⁻⁻3 अगर हो तो उसे हम मिली कहते हैं। तो ये कुछ एब्रिएशन है, प्रीफिक्स है। तो पिको इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻12, छोटी दूरी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये 10⁻⁻15 भी लिखा है, इसको बोलते हैं बच्चा फेम्टो। ये फेम्टो या फर्मी में होती है, जो न्यूक्लियस का साइज है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बॉडी ऑफ मास 3 kg, एक 3 kg की बॉडी में मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन स्प्लिट इन टू पार्ट्स ऑफ masses 1 kg and 2 kg due to internal explosion which generate the kinetic energy E. If after the explosion the two parts of moving along the same line as before with the relative speed is √30 मीटर पर सेकेंड, then E is equal to, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है ये हमें बताना है। एक बॉडी है बेटा जिसमें ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद वो दो सेगमेंट में गई, एक सेगमेंट उसका आगे गया होगा और एक पीछे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहाँ पे। और ये उसने कहा कि एक 1 किलोग्राम का है और एक दूसरा सेगमेंट इसका 2 किलोग्राम का है। इसकी स्पीड हम मान लेते हैं v1, बाद में इसकी स्पीड v2 रही हो। इनिशियली ये कहाँ रही होगी, तो भाई स्ट्रेट लाइन है, हम यहाँ पर दो चीजें यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे पहले तो उसने कहा कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस स्पीड ऑफ टोटल सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू √30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी हिंट उसने आपको ये दी है कि एक 1 kg की है, दूसरी 1 kg की है, तो आप यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। मोमेंटम क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी 1 किलोग्राम इंटू उसकी स्पीड v1 प्लस मास ऑफ सेकेंड बॉडी इंटू उसकी स्पीड v2। दिस इज द मोमेंटम, जो कि जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कैसा होता है बेटा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो दिस इज द टू इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन से निकालनी चाहिए। नाउ सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करें तो वी विल गेट 3v2, v1 से v1 कैंसिल, 3v2 is equal to √30. It means the v2 is equal to √30/3, नेगेटिव साइन में √30/3। और v1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो v1 की वैल्यू मेरे पास कितने हैं कि v1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो v1 कैसे निकलेगा, v1 इज इक्वल टू -2v2 है, तो -2v2 यानी कि इसकी वैल्यू डालेंगे तो 2/3 √30। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। और इन दोनों की मैं काइनेटिक एनर्जी निकालू, दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ ऑफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू √30/3 का होल स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी, एंड हाफ ऑफ 2 इंटू, यहाँ पर आएगा बेटा 2/3 √30, दिस इज √30 है ना, √30 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करें, वी विल गेट आंसर 10 जूल। मैंने सॉल्व कर लिया है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 10 जूल, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेप of transformer with an 1:8 turn ratio has a 60 hertz and 120 volt across the primary section. The load at the secondary is 10 power 4 ohm. The current in the secondary coil. तो हमें ट्रांसफार्मर रेशियो यहाँ पर गिवन है बेटा, जो कि 1:8 है, और हमें इनपुट पर वोल्टेज दिया गया है, यानी कि प्राइमरी कॉइल पर हमारा वोल्टेज गिवन है 120। आउटपुट पर उसने पूछा है कि करंट कितना होगा। तो फर्स्ट इसे समझ लिया, ट्रांसफार्मर रेशियो कैसा लिखा जाता है, हमारा इनपुट वोल्टेज अपॉन में आउटपुट वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज इज इक्वल टू, वी कैन आल्सो राइट एज ट्रांसफार्मर रेशियो कितना दिया है इसने, 1:8 दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो Vp मेरे पास है बेटा, उस Vp की वैल्यू इन्होंने दे के रखी है 120 वोल्ट प्राइमरी, अपॉन में Vs जो आउटपुट सेक्शन है बेटा, उस आउटपुट सेक्शन में जो मेरे पास वोल्टेज मिल रहा है उसे हम Vs कहेंगे, और जो कि होता है I इंटू आर का प्रोडक्ट, यानी कि सेकेंडरी में करंट अपॉन में लोड, लोड जो है दी है RL। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा IS सेकेंडरी का करंट इंटू लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1:8।
तो यहाँ से हम IS को कैलकुलेट करें तो IS इज इक्वल टू 128 उधर जाएगा, 128 अपॉन में यहाँ पर RL आएगा। RL की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 2 3 4 10⁻4 ओम। कितना दिया? 10⁻4 ओम। 10 से 10 कैंसिल, दिस इज 12 8 जा 96 और ये 1000 है, 1000 ऊपर जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ मिली एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 96 मिली एम्पियर है ना। ये EMI का क्वेश्चन था। सो इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टू सॉफ्ट बबल्स P and Q, both are spherical, have the diameter 6 centimeter and d centimeter, balance thus they have the one portion as the common surface of the radius of curvature is 12 centimeter, find out the value of d। तो दो वाटर के ड्रॉप है बेटा, एक मेरे पास सपोज इसकी रेडियस हम R1 ले लें, एक दूसरी मेरे पास है जिसकी रेडियस हम R2 ले लें, दोनों को मिलाया गया एक बड़ी रेडियस बनी होगी, हम उसको ले लेते हैं R इक्विवेलेंट जो कि हमारे पास है 12 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पर अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 4T अपॉन में इसकी रेडियस R1। यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चा P2 इज इक्वल टू P0 प्लस, चूंकि इसमें दो लेयर होती है इसलिए हम 4T लेंगे, अदरवाइज जो हमारा एक्सेस प्रेशर होता है 2T अपॉन R होता है। और जब इस बॉल के लिए मैं लिखूंगा तो इस बॉल का लिखा जाएगा बच्चे P1 माइनस P2 जो कि आएगा 4T अपॉन में R इक्विवेलेंस जो भी आएगा है ना, जो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। जरा P1 और P2 की वैल्यू डालिए तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा बेटा 4T अपॉन में, मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 1 अपॉन R1 प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज इक्वल टू जो हमारी बिगर ड्रॉप होगी जब मर्ज कर दिया जाएगा तो दिस वन 40 से 40 कैंसिल, यहाँ से R इक्विवेलेंट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस का हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना वैसा आंसर आएगा। तो दिस आंसर इज 12 सेंटीमीटर। ये उसने कहा है कि जब मिला दिया जाता है तो 12 सेंटीमीटर का कर्वेचर आता है। यहाँ पर R1 की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, एक हमारे पास वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये है R2 माइनस R1, यहाँ R1 होना चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर दूसरे को R2 अपॉन में R2 माइनस हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चे 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसको, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो R2 इज इक्वल टू ये मेरे पास आएगा बच्चे इधर 4R2 माइनस 12, सो दिस इज 3R2, जब इधर जाएगा तो ये 12 के बराबर, तो R2 इज इक्वल टू मेरे पास आया बच्चे 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस सही है 4 सेंटीमीटर, हमसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2 तब जाके हमें डायमीटर मिलेगा। इट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है ना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 8 सेंटीमीटर।